हमने पहले भारतीय दंड संहिता में 34 सेक्शन देख रहे थे, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 34 34 जो है आपका सामान्य आशय से संबंधित है। सामान्य आशय ये अपन ने देख चुके थे कि भाई सामान्य आशय क्या जरूरत है, क्या आवश्यक शर्तें हैं इस धारा को पूर्ति करने के लिए। पहले एक से अधिक व्यक्तियों होना चाहिए, एक से अधिक व्यक्तियों की सहभागिता होना चाहिए, व्यक्तियों की सहभागिता। तो एक से अधिक व्यक्तियों की सबसे पहले कोई काम किया जाता है, कोई एक्ट किया जाता है, तो इस धारा के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की सहभागिता होना चाहिए। दूसरा सामान्य आशय होना चाहिए, सामान्य आशय, सामान्य आशय होना चाहिए। तीसरा आपराधिक कार्य को किया जाना चाहिए, आपराधिक कार्य को किया जाना चाहिए। और चौथा जो है कहता है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए एक ही के लिए ही आपराधिक कृत्य किया जाना चाहिए। सामान्य आशय को अग्रसर करने में ही जो है आपराधिक कृत्य किया जाना चाहिए। सामान्य आशय को करने में ही आपराधिक कृत्य किया जाना चाहिए। किया ये जो है इसके आवश्यक तथ्य हैं, तभी जाके जो है धारा 34 का गठन होता है। जब एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपराध किया गया हो या एक से अधिक व्यक्तियों की सहभागिता हो, कोई सामान्य आशय हो उन दोनों के बीच में, या कोई आपराधिक कार्य किया गया और जो आपराधिक कार्य किया गया है वो सामान्य आशय को अग्रसर करने में ही किया गया हो, तब जाके जो है धारा 34 पूरी होती है। तो ये भी याद रखना कि पूछा जाता है कि मस्तिष्कों के मिलन संबंधित धारा है, तो वो धारा 34 ही है। मस्तिष्क के मिलन से मतलब एक जो इंटेंशन हमारे दिमाग में वही सामने वाले के, एक ही योजना दोनों दिमागों में होना चाहिए। तो मस्तिष्कों के मिलन के नाम से भी जाना जाता है, पूछा जाता है। इसमें दो वाद भी बताए थे, एक महबूब शाह बनाम सम्राट का वाद है, प्रमुख वाद है। इसके बाद बारेंद्र कुमार घोष का जो वाद है वो भी जो है एक प्रमुख इसमें वाद है। इसके अलावा आप सेक्शन देखेंगे अपन धारा 35, एक मिनट, धारा 35 देखिए, धारा 35 जो है सेक्शन 35, धारा 35 कहती है कि भाई जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है, ये उसकी हेडिंग है। जबकि है क्या असलियत में धारा 35 जो मूल नियम है, मूल नियम मतलब धारा 34 जो मूल नियम है उसका विस्तार करती है, अर्थात सामान्य आशय ना होने पर भी उसी के जैसा व्यवहार किया जाता है। धारा 35 में जो है सामान्य आशय ना होने के बाद भी क्या होता है, इसी तरीके से बरता जाता है जैसे कि ये जो है अपराध सामान्य आशय के अनुसरण में किया हुआ हो। तो ये धारा 34 का विस्तार करती है। धारा 34 का क्या है, विस्तार है। धारा 35 में क्या है, धारा 34 का जो है विस्तार किया गया है। सामान्य आशय ना होते हुए भी इसको ऐसे ही बढ़ता जाता है जैसे कि धारा वो है जो है सामान्य आशय के अग्रसर में कोई कृत्य किया गया हो। तो धारा 35 एक तरीके से धारा 34 का क्या करती है, विस्तार करती है। ठीक है, अब देखिए क्या पढ़ते हैं इसको। ये कहता है जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, ये क्या कह रहा है कि कोई कार्य आपराधिक ज्ञान या आशय के कारण, ज्ञान या आशय मतलब आपराधिक ज्ञान केवल इस वजह से कोई कार्य अपराध है कि उसमें ज्ञान या आशय है, केवल आपको नॉलेज है, आप जानते हैं कि हाँ इस तरीके का कोई योजना नहीं है इसमें, केवल आपको नॉलेज है कि जो कार्य हो रहा है वो आपराधिक है। तो ये धारा 35 क्या है, धारा 34 का विस्तारित रूप है, बड़ा हुआ रूप है ना। इसमें जो है अपराध आपका जो है सामान्य आशय ना होने के बाद भी जो है इसको ऐसे ही बढ़ता जाता है जैसे कि धारा 34 के तहत आपने सामान्य आशय के अनुसरण में कोई कार्य किया हो। तो धारा 35 जो है धारा 34 का विस्तार करती है। ठीक है,
और इसमें क्या कह रहा है कि समान आशय नहीं है, लेकिन कोई फिर भी उस व्यक्ति को दोषी माना जाता है अगर वो ये उसको इस बात का ज्ञान है या आशय है कि जो कृत्य है वो अपराध है। अगर वो इतना जानता है बस, तो भी उसे ऐसे ही बढ़ता जाएगा जैसे कि सामान्य आशय के अनुसरण में उसने कार्य किया हो। इसमें केवल ज्ञान और आशय, इसमें योजना नहीं है, कोई सामान्य आशय नहीं है, केवल उसको ज्ञान है। और जो कोई आप जानते हैं ना, जैसे आप जानते हो कोई कृत्य किया जा रहा है तो आपको ज्ञान हो कि भाई ये अपराध है, गलत है ये काम, इतना आप इतना जानते हैं, कोई योजना नहीं है दोनों की, फिर भी उसको ऐसे ही बढ़ता जाएगा जैसे कि सामान्य एक योजना बना करके आपने कार्य किया हो। तो धारा 34 का विस्तारित रूप है कौन सी धारा? 35 विस्तार करती है। तो ये क्या कहता है, जबकि कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उसी ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया हो। तो क्या कह रहा है, वही जो अभी मैंने बताया है, ये कह रहा है कि उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में ज्ञान या आशय के साथ सम्मिलित होता, जानता है कि जो कार्य किया जा रहा है वो गलत कार्य किया जा रहा है और उस कार्य में वो सहभागिता देता है, हिस्सेदारी देता है, तो उसी व्यक्ति के साथ आशय के अनुसरण में किया हो। तो धारा 35 इतना बस याद रख लीजिए कि ये इसमें सामान्य आशय नहीं होता, लेकिन ये इसका विस्तारित रूप है सामान्य आशय। अब आप कहोगे सामान्य आशय क्यों नहीं, ज्ञान है केवल, सामान्य आशय अलग चीज होती है, ज्ञान और आशय अलग चीज होता है। सामान्य आशय तो आपने पहले ही पढ़ा, सामान्य आशय का अर्थ है मस्तिष्कों का मिलन, जो बात इसके ए के दिमाग में है वही बात जो है बी के दिमाग में है, मतलब ए और बी के दिमाग में एक ही योजना है, तो ये हो गया सामान्य आशय, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो जो दूसरा व्यक्ति शामिल हो रहा है कोई योजना वगैरह नहीं है, बस उसको इतना मालूम है कि जो काम किया जा रहा है वो गलत है, वो ज्ञान रखता है कि जो काम है वो गलत है, उसका आशय भी रखता है कि जो काम करने जा रहा है वो गलत है, इतना जानता है। उसके दूसरे ए वाले व्यक्ति से, मान लीजिए बी है तो ए वाले व्यक्ति से उसका कोई मतलब, उसका कोई ऐसी कोई योजना, कोई वार्तालाप नहीं हुई, कोई योजना नहीं बनी, कोई षड्यंत्र नहीं बना, लेकिन बस वो इतना जानता है कि जो कार्य है वो गलत है। तो इस आशय से अगर वो काम करता है तो भी उसको साथ ऐसे ही बढ़ता जाएगा, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसे कि उसने वो काम सामान्य आशय के अनुसरण में किया हो। तो ये धारा क्या है, ये धारा एक तरीके से 34 का विस्तारित रूप है। अगर कोई पूछे आपसे कि धारा सामान्य आशय का विस्तारित रूप कौन सी धारा है, धारा 35 जो है इसका विस्तारित रूप है, एक तरीके से इसका जो क्या करती है ये धारा विस्तार करती है, ठीक है। तो उसी के जैसा प्रभाव है, सामान्य आशय के जैसा प्रभाव, या आप कह लीजिए इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सामान्य आशय के जैसा प्रभाव कौन सी धारा में, धारा 35 में। सामान्य आशय है नहीं लेकिन उसके जैसा प्रभाव माना जाता है कि हाँ वो अगर इस तरीके का ज्ञान आशय रख के वो काम करता है तो यही माना जाएगा कि सामान्य आशय के अनुसरण में उसने कार्य किया। हालांकि सामान्य आशय है नहीं लेकिन माना जाएगा, प्रिजम्पशन हो गई एक तरीके की, ठीक है। तो ये इस तरीके से विस्तारित रूप है। अब देखिए धारा 36 36 कहती है अंततः कार्य द्वारा और अंततः लोभ द्वारा कारित परिणाम। अब पूछा जा सकता है कि भाई ये धारा 36 क्या है, धारा 36 ये सब 34 के आधार पर ये विस्तारित रूप हो गया उसका, ये 36 जो है 34 का स्पष्टीकरण हो गया, स्पष्टीकरणात्मक कह लीजिए, स्पष्टीकरण कह लीजिए, स्पष्टीकरण। ये धारा 34 36 क्या है, 36 34 का स्पष्टीकरण है, ये इसका विस्तारित रूप है, ये इसका स्पष्टीकरण है, ठीक है ना। इस तरीके से भी याद रखेंगे, ये क्या है, इसका विस्तारित रूप है 34 का, और ये 34 का क्या है, स्पष्टीकरण है, ठीक है। देखिए ये क्या कहती है 36 36 कहती है जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंततः कार्य और अंततः लोभ द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। उदाहरण भी लिखा है, कहा लिखा है अंततः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके और अंततः या को पीट कर साथ या की मृत्यु कारित करता है, का ने हत्या की है। क्या कह रहा है, का और या दोनों जो व्यक्ति हैं, पहले तो इसको पढ़ लीजिए, पहले तो ये क्या कह रहा है कि अंततः कार्य द्वारा, एक व्यक्ति इसमें लिखा है जहां कहीं भी ऐसे कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा, या तो कोई का एक्ट किया आपने या उसको एक्ट करने में जहां आपकी जिम्मेदारी थी काम करने की वहां आपने क्या किया, उसको लोभ किया, उसके परिणाम स्वरूप जो भी परिणाम उसके निकलते हैं उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना,
मतलब जो परिणाम निकले उस परिणाम को कारित करने का अगर आप प्रयत्न करते हैं तो इसमें लिखा है वहां यह समझा जाएगा है कि उस परिणाम का अंततः कार द्वारा और अंततः लोभ द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। मतलब उसको भी ऐसे ही बरता जाएगा जैसे कि वो सामान्य आशय के अनुसरण में किया हो। अगर एक मतलब दो व्यक्ति मिलकर कोई काम करते हैं, आला आधा कोई व्यक्ति काम करता है, हालांकि दोनों में पूर्व नियोजित योजना नहीं है इसमें भी, लेकिन फिर भी उनको ऐसे ही बरता जाएगा जैसे कि सामान्य आशय के अनुसरण में उन लोगों ने काम किया हो। उदाहरण देखिए क्या है इसका, इसमें लिखा का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके। कौन है का, मतलब ए मान लीजिए, ए अंश मतलब दो व्यक्ति हैं इसमें, ए और बी मान लीजिए कि ए अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः या को पीट कर, मतलब दो व्यक्ति हैं, एक बी है, बी को कौन भोजन नहीं देता, ए। ए क्या कह रहा है, ए भोजन नहीं दिया इसने भोजन नहीं दिया, खाना पानी नहीं दिया, ठीक है, खाना पानी नहीं दिया, साथ ही साथ क्या किया, अंततः या को पीट कर साथ या का मृत्यु कारित करता है, का ने हत्या की। ये क्या कह रहा है, एक तो ये क्या कर रहा है, भोजन नहीं दे रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उसकी उसकी पिटाई कर रहा है पीट कर। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो एक काम उसका ये कर रहा है कि साहब भोजन नहीं दे रहा, दूसरा ये काम कर रहा है कि पीट रहा है। आप जानते हैं अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो एकदम से मृत्यु नहीं होती। अगर केवल माँ किसी को पीटने से मृत्यु नहीं होती है ना, केवल किसी को भोजन देने से मृत्यु नहीं, वो बात अलग है, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाए, लेकिन केवल आपने भोजन नहीं दिया, अब ये भोजन नहीं दिया उससे वो कमजोर हो गया, उसको ऊपर से ये पीट रहा है, तो इस तरीके से बी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। बी कमजोर हो गया, इसने पीटा, वो मर गया। तो मतलब आधा काम जे है, आधा काम जे है। तो इसी तरीके से उसको बढ़ता जाएगा कि उसने जो है एक योजना के तहत जो है, सामान्य से मतलब योजना, कोई योजना के तहत क्या किया उसने, योजना के तहत उस व्यक्ति को मारा। इसीलिए वो कह रहा है कि ऐसा बढ़ता जाएगा जैसे कि ए ने क्या किया है, ए ने जो है हत्या कारित की है। तो ये स्पष्टीकरण कह रहा है कि भाई एक काम आपने किया, आधा आधा काम करके किसी को मारा, मतलब कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके मारना किसी व्यक्ति को। तो इसी तरीके से इसने करा है। एक ऐसा नहीं है कि उसको भोजन नहीं दे रहा था तो वहां उसका आज से कोई मृत्यु कारित करने का रहा हो, या मान लीजिए पीट रहा था तो वहां रहा हो, लेकिन जो दोनों का परिणाम जो निकला उससे उसकी मृत्यु कारित हुई, तो उसे ऐसे ही बढ़ता जाएगा कि उसने जो है सामान्य आशय के अनुसरण में क्या किया हो, कोई कृत्य किया हो। तो ये जो है इसका स्पष्टीकरण करता है, है। अब देखिए धारा 37, धारा 37 34 का क्या है, धारा 36 जो है, धारा 37 जो है अनुपूरक नियम है, इसको भी याद रखें, अनुपूरक पूरक नियम। ये 34 का क्या है, अनुपूरक नियम है। अगर कोई पूछे अनुपूरक नियम कौन सा है, 34 का, 37 जो है इसका अनुपूरक नियम है, और धारा 38 जो है इसका अपवाद है। 34 का अपवाद क्या है, धारा 38। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि धारा 34 का अपवाद कहाँ है, धारा 34 का अपवाद 38 में दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 38 क्या है, 34 का अपवाद है, ये आपको याद रखने है ना। अगर कोई पूछे आपसे परीक्षा में इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि धारा 34 का अपवाद किस धारा में दिया है, तो आपको याद होना चाहिए कि धारा 34 का जो अपवाद है धारा 38 में दिया गया है, ठीक है। और अगर इस तरीके से भी पूछा जाता है कि धारा 34 का स्पष्टीकरण कहाँ दिया गया, तो स्पष्टीकरण जो है आपका 36 में दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए 37 देख लेते हैं। 37 कहता है किसी अपराध का को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। ये कह रहा है कई कार्य है, उसमें से किसी एक कार्य को भी आप क्या करते हैं, अनुपूरक इसीलिए है, मतलब कई कार्य है, उनमें से एक को अगर कर देते हैं आप, उसमें से दो उदाहरण देखेंगे इसमें, अच्छे उदाहरण है इसमें। ये कहता है जबकि कोई आपराधिक कार्य, जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साथ से सहयोग करता है वह उस अपराध को करता है। ये कह रहा है कि जब कोई अपराध कई कार्यों से मिलकर बना होता है, उसमें से अगर कोई व्यक्ति या तो अकेले या किसी के साथ मिल करके, है ना, उनमें से कोई एक कार्य भी अगर कर देता है, सहयोग कर देता है, तो ये माना जाता है कि उसने वो अपराध कारित किया है। उदाहरण अब ये कैसे समझ में आएगा, ये उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे अपन ने इसका पढ़ा था ना स्पष्टीकरण का, सेम उसी तरीके का है, बस इसमें दो व्यक्ति हैं। ये कहता है का और खा पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर या को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। क्या कह रहा है, का और खा दो व्यक्ति थे, ए और बी,
ये सहमत होते हैं कि अलग अलग आधा कुछ टाइम मतलब दो ए व्यक्ति हो गया और बी व्यक्ति हो गया, ये दोनों सहमत हुए, इनने योजना बनाई, सहमत हुए कि थोड़ा भी साथ देते रहना, थोड़े थोड़ा हम करते रहेंगे, मतलब एक साथ नहीं देना है, स्लो पॉइजन देना है धीरे धीरे, ताकि लोगों को पता ना पड़े, कुछ समय जब आप रहोगे तो आप देते रहना, मैं रहूंगा तो मैं देता रहूंगा, इस तरीके का इन्होंने एक योजना बनाई। तो ये कह रहा है विभिन्न समयों पर या को विष की छोटी छोटी मात्रा देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। का और खा या की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार या को विष देते हैं, या इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है, या का और का हत्या करने में साथ सहयोग करते हैं, और क्योंकि उनमें से हर एक ऐसे कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होना है, तो वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य पर पृथक पृथक है। ये कह रहा है कि दोनों के जो कार्य है अलग अलग है, ये का जो है इसका विष देना अलग है और इसका अलग है, भले ही दोनों के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के जब वो विष दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो उन दोनों के विष के प्रभाव से उसकी जो अरे हाँ, तो दोनों के दोनों क्या है गलत हत्या के जो है दोषी माने जाएंगे। अब आगे देखिए, का और खा संयुक्त जेलर है, ये उदाहरण आता है काफी। का और खा संयुक्त जेलर है और अपनी अपनी उसी हैसियत में एक कैदी या का बारी बारी से जो भोजन का और खा को दिया जाता है, वह भोजन इस आशय से कि या की मृत्यु कारित कर दी जाए, हर एक अपनी हाजिरी के काल में या को देने का लोभ करने के परिणाम स्वरूप अवैध रूप से कारित करने में जानते हुए सहयोग करते हैं, या भूखा मर जाता है, का और खा दोनों या की हत्या के दोषी हैं। अब देखिए दोनों उदाहरण, ये तो सिंपल था, ये भी सिंपल है, इसमें दो आप जानते हो कि जेल होता है तो दो जेलरों की ड्यूटी रहती है, क्योंकि टाइम पूरे दिन तो ड्यूटी दे नहीं सकता कोई जेलर, तो दो जेलरों की ड्यूटी रहती है, एक सुबह शाम, है ना। मान लीजिए दो जेलर थे, ए बी नाम के दो जेलर थे, ये सुबह की ड्यूटी थी, इसकी शाम की ड्यूटी थी। ये सुबह जो है भोजन देने में लोभ करता था कि भाई ये मर जाए, भोजन नहीं देंगे तो अपने आप मर जाएगा, ये भी जानता था। तो ये कह रहा है इस तरीके से दोनों लोग जो है भोजन देने में लोभ करते थे, और उससे वो धीरे धीरे उसकी क्या हुई, सामर्थ्य कम हो गई और उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो क्या माना जाएगा कि दोनों ने जो है मिलकर उसकी हत्या कारित की है, तो दोनों जेलर काय के दोषी होंगे, हत्या के दोषी होंगे। लेकिन अब तीसरा उदाहरण देखिए, जेलर वाली देखिए, ये कहता है एक जेलर का एक कैदी या का संरक्षण भार रखता है, का या की मृत्यु कारित करने के आशय से या को भोजन देकर अवैध रूप से लोभ करता है, जिसके परिणाम स्वरूप या की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती, किंतु वह क्षुधा पीड़न उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती, का अपने पद से युक्त मतलब हटा दिया जाता, पदच्युत कर दिया जाता है, और या उसकी उत्तरवर्ती होता है, का से दुसंधि या सहयोग की किंतु का ने खा से सहयोग नहीं लिया, इसलिए इसलिए का हत्या करने के प्रयत्न का दोषी। अब देखिए क्या कह रहा है, ये दो उदाहरण क्या कह रहा है, तो तीसरा उदाहरण समझने वाला है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई इसमें भी दो जेलर थे, इसमें एक जेलर जो था पहले वो भोजन नहीं दिया, उसने क्या नहीं दिया, भोजन देने में जो है बी को सी को मान लीजिए सी को उसने जो है भोजन नहीं दिया, और भोजन नहीं दिया और सी इतना मतलब निर्बल हो गया, काफी मतलब कमजोर हो गया, लेकिन हाँ उसकी मृत्यु नहीं, मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन इतना निर्बल मतलब कमजोर हो गया है, कमजोरी काफी आ गई उसमें, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं। ऐसे में फिर क्या हुआ, इसको जो है उसके पद से हटा दिया, जो जेलर था उसको उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अब इस जेलर की जगह जो दूसरा जेलर आया बी, वो जानता था कि इसको 2-4 दिन और खाना नहीं देंगे, क्योंकि कमजोर तो वैसे ही हो चुका है, 2-4 दिन खाना नहीं देंगे तो ये अपने आप मर जाएगा। तो इस जेलर ने भी क्या किया, इसको 2-4 दिन खाना नहीं दिया, और ये जो है सी क्या हुआ, सी की मृत्यु हो गई। हालांकि इनके बीच में कोई दुसंधि नहीं थी, ना इसने कोई योजना बनाई थी, आपस में कोई योजना भी नहीं है इनकी, और ना कोई दुसंधि है, कोई इनने कोई योजना बनाई हो, इसने अपने आप किया था और ये भी अपने आप में कर रहा है। तो इसने भोजन नहीं दिया जिससे सी की मृत्यु हुई। तो ये कह रहा है ऐसे में जो है बी जो है हत्या का दोषी होगा, और ए जो है हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा, हत्या के
दुष्प्रेरण। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो ए ने जो मृत्यु कारित की थी वो केवल इतनी, मतलब ए ने जो मृत्यु कारित तो नहीं की थी, लेकिन उसको उस अवस्था में ले आया था कि अगर 2-4 दिन और खाना नहीं देते तो मृत्यु हो जाती। हालांकि वो मृत्यु कर नहीं पाया, उससे पहले उसको उससे पद से निकाल दिया। बी चले तो बी ने भी भोजन नहीं दिया, बी जानते थे कि ये मर जाएगा, फिर इनने भी जानबूझ के उसको भोजन नहीं दिया। तो यहाँ ए हत्या के दोषी हो रहे, बी हत्या का दोषी हो रहा है, और ए काय का दोषी हो रहा है? हत्या के दुष्प्रेरण का। और इससे पहले वाले जो उदाहरण था उसमें दोनों हत्या के दोषी क्यों हो रहे थे? क्योंकि दोनों के बीच में एक संधि थी। दोनों जानते थे कि भाई आधा टाइम तुम्हारी ड्यूटी है, आधे टाइम हमारी ड्यूटी है। आप जो है क्या नहीं दोगे? भोजन नहीं देना। सुबह के टाइम तुम मत देना, शाम के टाइम हम नहीं देंगे। तो इस तरीके से था, इसीलिए वहां दोनों हत्या के दोषी थे। चूंकि इन दोनों के बीच में योजना नहीं है, तो जो है ए जो है हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और बी जो है हत्या का दोषी होगा। ठीक है। अब देखिए सेक्शन 38, इधर ही देख लीजिए। सेक्शन 38 क्या कहता है? सेक्शन 38 कहता है आपराधिक कार्य में संयुक्त संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। ये कह रहा है आपराधिक आचरण में संयुक्त जो व्यक्ति होते हैं, संपृक्त मतलब जो शामिल व्यक्ति होते हैं, अलग अलग अपराधों के दोषी हो सकते हैं। ये काय का अपवाद है? मैंने बताया ना, 34 का अपवाद है। ये धारा 38 क्या है? अपवाद है। काय का अपवाद है? 34 का। 34 तो अपन जानते हैं कि भी सब व्यक्ति अगर मिलते हैं, शामिल होते हैं, तो एक ही दंड से दंडित किए जा सकते। एक नहीं होगा तो सभी नहीं होंगे। लेकिन धारा 38 क्या कह रही है कि अलग अलग दंड से भी दंडित किया जा सकता है। देखिए कहता है, ये कहता है जहां की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संपृक्त हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। ये कह रहा है कि अगर कई व्यक्ति मिलकर के कोई अपराध कर रहे हैं तो उनको अलग अलग दंडों से, उनकी दंड की मात्रा के हिसाब से उनको दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अलग अलग दंड से, अलग अलग। ये कह रहा है कई लोग मिलकर अपराध कर रहे हैं तो उनके दंड के परिणाम को देखते हुए, मतलब जिसने जैसा काम किया होगा उसको उसके हिसाब से सजा दी जा सकती है। तो ये, जबकि सामान्य से क्या कहता है? दोनों को ही होगी या दोनों को नहीं होगी, है ना, दोनों की योजना है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि धारा 38 क्या है? धारा 38 जो है 34 का अपवाद है। 34 का अपवाद है। अपवाद इसीलिए है कि इसमें अलग अलग सजा हो सकती है। जबकि 34 में अगर ए को सजा हुई, वही बी को होगी, एक सी सजा दोनों को होगी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई अगर कोई मिलके एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, जो है उनको अलग अलग दंड से जो है दंडित किया जा सकता है। उदाहरण भी दे रखा है एक, इसमें लिखा है का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन या पर आक्रमण करता है कि या का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। ठीक है। खा जो या से वैमनस्य रखता है उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन से वशीभूत न होते हुए या का वध करने में का की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि का और खा दोनों या की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, खा हत्या का दोषी और केवल का आपराधिक मानव वध का दोषी है। ये क्या कह रहा है? ये उदाहरण समझ में आया? ये उदाहरण कह रहा है कि भाई ए नाम का जो व्यक्ति था वो प्रकोपन के में, प्रकोपन मान लीजिए, प्रकोपन के असर से जो है वो बी पर अटैक करता है, सी पर मान लीजिए, एक्स पर मान लीजिए, एक्स पर जो है वो अटैक करता है, हमला करता है। ए काय में है? ए प्रकोपन में है। ये जो है प्रकोपन दिलाया जाता है उसे। और प्रकोपन भी ऐसा है कि अगर वो उसकी हत्या भी कर देता तो वो काय में आता? आपराधिक मानव वध में आता। आपराधिक मानव वध का अपराध होता। इस तरीके के वो प्रकोपन में जो है वो कार्य कर रहा है, मतलब उसका नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर, उसको गुस्सा दिलाया गया और उस गुस्से के अनुसार में उसने एक्स पे जो है हमला कर दिया। ठीक है। एक जो बी नाम का व्यक्ति था, इसको कोई प्रकोपन नहीं था। ये क्या है? ये इसने इसका सहयोग कर दिया। किसका सहयोग करा? ए का। क्यों करा? क्योंकि ये एक्स से क्या रखता था? दुश्मनी रखता था, दुश्मनी रखता था। ये इसकी क्या है? दुश्मनी है। तो ये इसका सहयोग इसीलिए कर रहा है कि दोनों मिलके मारते हैं ना। हालांकि दोनों मिलके मार रहे हैं और दोनों मिलके क्या कर देते हैं? इसकी हत्या कर देते हैं। दोनों मिलके क्या कर दिया? उन्होंने एक्स की हत्या कर दी। यहाँ तो चूंकि एक्स तो जो है, ए तो जो है क्या है? प्रकोपन में था, तो उसका कार्य माना जाएगा आपराधिक मानव वध। इसका कार्य क्या माना जाएगा? आपराधिक मानव वध। मतलब ए को आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा। जबकि बी, चूंकि बी कोई प्रकोपन में नहीं था, जानबूझकर कर रहा था, केवल अपनी दुश्मनी निकाल रहा था, तो बी को हत्या का दोषी माना जाएगा। बी को काय का दोषी माना जाएगा? हत्या का दोषी माना जाएगा। ठीक है। इनको याद रखें कि कौन अपराध, देखिए पेपर में यही चीजें आती हैं, उसमें यही पूछा जाता है कौन हत्या का दोषी है, कौन आपराधिक मानव वध का दोषी, कौन किसी अपराध का दोषी नहीं है। तो वो सारी चीजें इसमें आपको पहचानना होता है। देखिए
चूंकि ए का काम देखिए इस ये आपको हत्या आपराधिक मानव वध में इनको और ढंग से पढ़ेंगे कि कब हत्या होती, कब आपराधिक मानव वध होता है, तो ये वहां डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ बस इतना याद रखिए कि चूंकि ए जो है प्रकोपन में था, ठीक है, एक प्रकोपन में काम कर रहा था और वो प्रकोपन में था, इसीलिए जो उसका जो अपराध है हत्या में ना जाके आपराधिक मानव वध में जाता है। और ए जानबूझकर बी जो है जानबूझकर अपराध कर रहा था, वो केवल दुश्मनी निकाल रहा था, सहयोग कर रहा था। हालांकि ये दोनों मिलकर एक ही कार्य करने में लगे हैं, मतलब बी की हत्या, एक्स की जो है हत्या कारित करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके कारणों से अलग अलग दंड है। ए को अलग दंड मिलेगा और बी को अलग दंड मिलेगा। ए को आपराधिक मानव वध का दोषी ठहराया जा सकता है, जबकि बी को हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका 38। अब देखिए फिर परिभाषाएं आ जाएंगी इसमें। 39 में स्वेच्छा की जो है आपकी परिभाषा दे रखी है, इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ी परिभाषाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 34, 34, 35, 36, 37 और 38 तक आपको याद रखना है। खासकर 34 विशेष ध्यान रखना, और फिर उनके अपवाद कहाँ है ये ध्यान रखना है, स्पष्टीकरण कहाँ है ये याद रखना है। इसी तरीके से बस आपको याद रखना है, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको बस इतना याद रखना है, 34 का अपवाद 38 है, इसके स्पष्टीकरण 36 में दिया हुआ है। इतना याद रखें, बहुत है, इतना इसके लिए बहुत है, ठीक है। इतना आपको जो है याद रख लिया तो आपका परीक्षा में जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए सेक्शन जो है आपका 39, सेक्शन 39, 39 में स्वेच्छा की परिभाषा दी गई है। स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब जानबूझकर, स्वेच्छा मतलब जानबूझकर, ठीक है। इसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छाएं कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिसके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उससे उसका कारित होना संभव है। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वेच्छाएं जानबूझकर करता है, ये कब कहा जाता है? ये तभी कहा जाता है जब वो जिन साधनों से उसका आशय था किसी कार्य को करने का, और उन्हीं साधनों के द्वारा वो उस कार्य को करता है। मतलब जानबूझकर, आपको पूरे से कुल मिला के आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं और आपको कैसे करना है। जैसे हम कोई काम करते हैं ना, तो हमें पता होता है ना कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किन साधनों से करेंगे, किन तरीकों से करेंगे। तो ऐसे ही इसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जानता है, वो जानबूझकर अगर वो कोई काम करता है, वो किन तरीकों से करना है, किन साधनों से करना है, उसको जिन तरीकों से जिन साधनों से करना है उन्हीं तरीकों से अगर वो करता है काम को, तो ये माना जाता है कि जानबूझकर वो कार्य करता है ना। जानबूझकर तभी माना जाएगा जब जिन साधनों से करना, जिन साधनों से करना था उनसे नहीं करा, वो गलती, वो एक अलग चीज होती। लेकिन आप प्रॉपरली एक तरीके से जानते थे कि हमें पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसे करना है, या उन जो भी तरीके हैं, जो भी साधन है, उस तरीके से अगर आप कृत्य करते हैं तो माना जाता है कि आप स्वेच्छा जानबूझ करके उस कार्य को करते हैं। एक उदाहरण भी दिखा है इसमें, काया लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से रात को आग लगा देता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का ना रहा हो और वह दुखी भी हो कि उसके द्वारा कार्य से परिणाम, उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभव है कि मृत्यु कारित कर देगा, तो उसे स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति था जो लूट करने के आशय से जो है घर में आग लगा देता है। वो जानता है कि घर में आग लगाऊंगा, लोग भग जाएंगे, जो भी होंगे उसमें जो निकल के भग जाएंगे, जब घर खाली हो जाएगा कोई नहीं बचेगा, जल जाएगा, लोग भग जाएंगे, मैं उसमें लूटपाट कर लूंगा, या आग लगी रहेगी तो लोग भगदड़ मचेगी, उसी भगदड़ में मैं लूट जो है घर में कर लूंगा। तो ये कह रहा है कि उसने घर में आग लगा दी और आग लगाने से वहां कोई फंस गया होगा घर में और उसकी जो है जलने से मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई जलने से, घर में जल के। तो ये कह रहा है कि भले ही जो है ए का कार्य जो है मृत्यु कारित करने का नहीं था, वो उस पछतावा भी उसे इस बात का था कि मृत्यु की, मैं तो लूट नहीं चाहता था, किसी की मृत्यु की उसे दुख भी था। लेकिन अगर वो इस बात का ज्ञान रखता था कि वो आग लगाएगा और उस आग लगाने से हो सकता है कि घर में कोई हो और उसकी मृत्यु हो जाए, अगर उसको इस बात का ज्ञान था,
तो ये माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की, यानी जानबूझकर उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की है, ऐसा माना जाएगा। देखिए ज्ञान एक अलग चीज होती है। देखिए आप हम कोई काम करते हैं, भले ही हम मान लो हम लूट करना चाहते हैं, हम जानते हैं सामने वाले के घर में हमें लूट करना है, हम बोले बाहर से कुंडी लगा देंगे, ताला लगा देंगे और घर में आग लगा देंगे, ये हमारा इरादा है लूट का। तो देखिए ज्ञान तो कॉमन होता है कि अगर कोई व्यक्ति, हम घर में बाहर कुंडी लगा देते हैं, आग लगाते हैं, तो अगर कोई घर में रह गया और वो नहीं निकल पाया तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, जल जाएगा, मर जाएगा। तो इतना ज्ञान है तो माना जाएगा कि आपने उस व्यक्ति की जो है जानबूझ करके मृत्यु कारित की है। ठीक, ये उदाहरण है। सेक्शन 40 जो है आपकी अपराध की परिभाषा दी गई है। इतना याद रखना कि अपराध की परिभाषा, अपराध की जो है परिभाषा कितने में दी गई है? सेक्शन 40 में। सेक्शन 40 में क्या दिया है? अपराध, अपराध की जो है परिभाषा दे रखी है। अपराधी है, हाँ, अपराध की परिभाषा दे रखी है। देखिए अपराध की जो परिभाषा तो दे रखी है, लेकिन इसमें अपराध का कोई अर्थ नहीं बताया कि भाई अपराध होते क्या है, क्या होते हैं अपराध। तो केवल इसमें ये लिखा है कि इस संहिता के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता में दंडनीय की गई पास की घोषक है। फिर नीचे कई सारे जो है सेक्शन दे रखे हैं। तो यहाँ अर्थ नहीं बताया कि भाई अपराध होते क्या हैं या अपराध किनको कहेंगे हम, है ना। तो अपराध क्या होते हैं इसमें लिखा है, शब्द को परिभाषित नहीं करा है, केवल स्पष्ट करा है कि जो संहिता में प्रयुक्त अपराध है उसको जब इस संहिता में दंडनीय अपराधों तक सीमित समझा जाए, एवं जब इस संहिता के साथ साथ अन्य विषयों एवं विधियों, स्थानीय विधियों में दंडनीय अपराधों तक विस्तृत समझा जाए। तो इसमें ये बताया गया है, केवल दो तरीके बताए गए हैं। एक तो इस संहिता से दंडनीय अपराध, जो संहिता के साथ, और जो संहिता के साथ जो और लॉ लग जाते हैं, जो स्पेशल लॉ होते हैं, विशेष विधियां होती हैं जो इस संहिता के साथ लग के चलती, उनमें जो परिभाषित अपराध हैं उनको क्या कह रहा है कि उनको जो क्या कहता है, अपराध बताए गए हैं। एक तो ये लोकल जो अपना जो लॉ पढ़ रहे हैं अपन आईपीसी, उसके तहत जो अपराध दंडनीय वो आते हैं, और दूसरे जो अन्य विधियां हैं जो आईपीसी के साथ लगती हैं, जुड़ती हैं, उनके साथ मिलकर के जो कार्य किए जाते हैं, कृत्य किए जाते हैं, और जिनको अपराध घोषित किया गया है, उनको जो है ये धारा बताती है कि वो भी जो है इस धारा के तहत क्या माने जाएंगे, अपराध माने जाएंगे। और कोई खास इसमें जो है परिभाषा इसमें अपराध की दी नहीं है। तो अपराध होते क्या है? देखिए अपराध वो ऐसे कृत्य होते हैं जो राज्य द्वारा, जिनको जो दंडनीय घोषित किया जाता है, दंडनीय बनाया जाता है, या जिनमें दंड का प्रावधान किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भी अपराध होते क्या हैं, तो आप इतना कह सकते हैं, ऐसे कृत्य जिनमें दंड का प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाता है। राज्य मतलब सरकार। तो जिनमें दंड का प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाता है या संहिता के द्वारा किया जाता है, वैसे कृत्य क्या कहलाते हैं? वैसे कृत्य जो है अपराध कहलाते हैं, है ना। तो सेक्शन 40 बस इतना याद रखना कि अपराध को जो है परिभाषित किया गया है। सेक्शन 41 जो है आपका, इनको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है ना, तो बस इतना ही याद रखना, सेक्शन 40 में अपराध बस पर्याप्त है। और एक सेक्शन 41 विशेष विधि, इसको भी इतना ही याद रखना, विशेष विधि, इनको केवल सेक्शन सेक्शन याद रखना है आपको। तो विशेष विधि क्या होती है? विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू होती है ना। सिंपल सी परिभाषा है। विशिष्ट विषय को लागू मतलब जब कोई लॉ बनाया जाता है, किसी पर्टिकुलर स्पेशल सब्जेक्ट के लिए कोई लॉ बनाया जाता है, तो ऐसा लॉ या ऐसी विधि क्या कहलाती है? ऐसी विधि विशेष विधि कहलाती है। जैसे महिलाओं के लिए कोई एक्ट बनाया, तो वो चूंकि स्पेशल विधि है ना, केवल महिलाओं पर ही लागू होती है, महिलाओं के लिए ही है बनाया गया है, प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, तो ऐसी विधि क्या कहलाती है? विशेष विधि कहलाती है। SC ST एक्ट बनाया आपका, वो केवल SC ST पे लागू होता है, तो वो क्या है? वो विशेष विधि है ना। तो इस तरीके के कई लॉ होते हैं जो उदाहरण है। तो इस तरीके के कई लॉ होते हैं जो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे जो लॉ होते हैं वो विशेष विधि के तहत आते हैं, जो सरकारें बनाती रहती है ना। तो ये विशेष विधियां कौन सी होती हैं? जो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट मैटर के लिए बनाई जाती हैं, वो विशेष विधि कहलाती है ना। आपके एडीपीओ में कई है विशेष विधियां, तो वो विशेष विधियां हैं वो सब, जो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट किसी मैटर के लिए बनाई जाती हैं, सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। सरकार, देखिए हमने कहा ना कि जो आईपीसी है कि साधारण दंड संहिता है। आईपीसी क्या है? साधारण दंड संहिता है। अब साधारण दंड संहिता कई ऐसे सब्जेक्ट ऐसे मैटर हो सकते हैं जो उसमें नहीं आ पाए, तो उसके लिए सरकार फिर एक अलग से कानून बना देती है। हालांकि वो आईपीसी के साथ ही मिलके चलते हैं। आईपीसी बना, उदाहरण के लिए आईटी एक्ट बना दिया सरकार ने कि बोले एक साइबर का अलग से अपराध चलेगा, है ना। तो इस तरीके से सरकार जो है विधियां बनाती, तो वो क्या कहलाता है? वो स्पेशल लॉ कहलाते हैं। ठीक है।
इसके अलावा होती है एक स्थानीय विधि। 42 में ये विशेष विधि है, 42 में है स्थानीय विधि। अब आप कहोगे ये कौन सी विधि हुई? स्थानीय विधि। देखिए ऐसी विधि जो केवल स्थान विशेष में लागू होती, किसी क्षेत्र विशेष में लागू होती, ऐसी विधि जो है स्थानीय विधि कहलाती है। इसमें भी लिखा है स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को लागू होती, मतलब कोई उसका एक दायरा होता है, उस दायरे के भीतर ही वो विधि लागू होती, तो ऐसी विधि जो है स्थानीय विधि कहलाती है। उदाहरण के लिए आपकी एमपीएलआरसी, मध्य प्रदेश की एमपीएलआरसी भू राजस्व संहिता, वो कहाँ लागू होती है? वो आपके एमपी में ही लागू होती है और कहीं लागू नहीं होती। मध्य प्रदेश के लोकल लॉ हैं आपके, वो कहाँ लागू होते हैं? वो केवल आपके मध्य प्रदेश में लागू होते हैं। यूपी वाले अपने बना सकते हैं, उनके लॉ हैं, बिहार वालों के अपने लॉ हैं जो केवल उनके स्टेट में लागू होते हैं, इसके क्षेत्र विशेष में लागू होते हैं। तो ऐसे लॉ क्या कहलाते हैं? ऐसे लॉ जो है आपके स्थानीय विधि कहलाते हैं। मध्य भू राजस्व संहिता सबसे बड़ी अच्छा उदाहरण है। भू राजस्व संहिता क्या है? एक स्थानीय विधि। ये विधि क्या है? स्थानीय विधि है, केवल एमपी में लागू होती है, उनकी अलग विधि, अपनी अलग विधि, सब स्टेटों की अलग अलग विधियां। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की बात करें, मध्य प्रदेश और लगा दी, तो जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता ये कहाँ लागू? केवल मध्य प्रदेश में लागू होती है ना, यानी कि एक क्षेत्र दायरा बन गया। तो ऐसी विधि जो केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए बनाई जाती है, क्या स्थान विशेष के लिए बनाई जाती है, तो ऐसी विधि जो है स्थानीय विधि कहलाती है, लोकल लॉ कहलाते हैं। ठीक है, 42 हो गया स्थानीय विधि। अब देखिए 43 जो है आपका कहता है अवैध, अवैध करने के लिए वैध रूप से आवत। 43 ये अवैध की परिभाषा है, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। ये कहता है अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती है, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। ये क्या कह रहा है भाई कि अभी अवैध क्या है? तो अवैध किन 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 चीजों को अवैध माना जाता है? पहले तो ये याद रखें कि ऐसा कोई कृत्य जो अपराध की श्रेणी में आता है, अपराध हो, ऐसा कोई कृत्य जो आप करते हैं अगर वो अपराध है तो वो अवैध है। दूसरा जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, प्रतिषिद्ध है किसके द्वारा? विधि द्वारा, जिस पे रोक लगाई गई। प्रतिषिद्ध अगर कोई कृत्य है, विधि ने रोक लगाई कि ऐसा कार्य नहीं करें और आप ऐसा कार्य करते, तो वो कार्य क्या है? वो कार्य भी अवैध है। एक तो अपराध है तो भी अवैध है, अगर प्रतिषिद्ध है विधि द्वारा, विधि मैंने लिखा नहीं, प्रतिषिद्ध लिखा है, तो विधि द्वारा अगर प्रतिषिद्ध है तो भी वो क्या माना जाएगा? वो कृत्य वो अवैध माना जाएगा। जो सिविल कार्रवाइयों के लिए आधार उत्पन्न करता है, सिविल कार्रवाई के लिए आधार, तो ये 3 कृत्य याद रखनी है आपको, तब आपका अवैध कभी गलत नहीं होगा। या सिविल कार्रवाई का आधार उत्पन्न करता है, मतलब कोई ने आप पे लांछन लगाया, मानहानि कर दी और आपने सिविल में जाके उसको मानहानि का केस कर दिया। सिविल मैटर में मानहानि दोनों होती है, क्रिमिनल में भी होती है, सिविल, आपने सिविल में उस बात दाखिल कर दी है, तो मतलब या फिर कोई सिविल कार्रवाई आप कर सकते हो उसके खिलाफ। तो इन 3 तरीके से अगर कोई कृत्य करते हो तो वो काय की परिभाषा में आता है, वो माना जाता है कि वो कार्य कैसा है? वो अवैध है। एक तो अपराध होना चाहिए, दूसरा प्रतिषिद्ध होना चाहिए विधि द्वारा, तीसरा सिविल कार्रवाई करने का जो है आधार होना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करता है जो अवैध की परिभाषा में आता है और उसके आधार पर अगर आप सिविल कार्रवाई कर सकते हो उसके खिलाफ, तो वो कार्य क्या होता है? वो कार्य जो है अवैध की परिभाषा में आता है। तो ये 3 फैक्ट जो है आप अगर याद रखोगे तो आपको जो है अवैध गलत नहीं होगा। अब कहता है करने के लिए वैध रूप से आवत, एक चीज और रह गई, करने के लिए, इसमें जुड़ा है ना, करने के लिए वैध रूप से आवत। तो किसी व्यक्ति के लिए जिस बात का लोप करना अवैध है, उसे उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध माना जाता है। क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? वैध रूप से, ये लिखा है किसी व्यक्ति के लिए किसी बात का लोप करना अवैध है। मतलब लोप करना मतलब अगर कोई व्यक्ति है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस कार्य का लोप ना करे, उसमें कोई ढिलाई नहीं डाले, कोई उसमें लापरवाही ना बरते, और अगर व्यक्ति वो जानबूझकर उसमें क्या कर रहा है, कह रहा है उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध माना जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि उस कार्य को करने के लिए वो क्या माना जाएगा? वैध रूप से आबद्ध माना जाएगा, वैध रूप से आबद्ध। आबद्ध का मतलब है कि इसमें ढिलाई नहीं देना, ये उसका काम था, और कोई व्यक्ति जानबूझकर उसमें ढिलाई देता है तो उसे उस कार्य को करने के लिए, इसमें लिखा है किसी व्यक्ति को
के लिए जिस बात को आलोप करना अवैध है, उसे उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध माना जाता है। मतलब वैध रूप से आबद्ध है, मतलब विधि द्वारा वो व्यक्ति बंधा हुआ है कि उस कार्य में क्या नहीं करे, लोप ना करे, कोई गलती ना करे। तो वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति आबद्ध है, बंधा है विधि से कि भाई जो गलती है आपको ये गलती नहीं करनी है। इस तरीके से अगर कोई किसी की ड्यूटी है तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, वो व्यक्ति आबद्ध माना जाएगा, विधि द्वारा क्या है, आबद्ध है। उदाहरण के लिए कोई कार्य इस तरीके का है कि भाई उसमें आप इस तरीके की लापरवाही नहीं बरत सकते, तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति जो है लापरवाही ना करने के लिए क्या है, बंधा हुआ है, आबद्ध है। आबद्ध मतलब बंधा है, विधि से बंधा है, विधि रोकती कि भाई इस तरीके का कृत्य जो है आपके द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा कि विधि द्वारा ऐसा व्यक्ति जो है आबद्ध है, बंधा हुआ है। मतलब अपनी आबद्ध मतलब एक तरीके से बंधा हुआ है, शर्तों की तहत क्या है, वो बंधा हुआ है, अपने कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य है, सीधी सी बात है। अब देखिए 44 क्या कहती है, क्षति। सेक्शन 44 क्या कहता है, क्षति। क्षति कहता है, क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित होती है। तो क्षति सिंपल परिभाषा है। क्षति का अर्थ क्या है, जब आप किसी व्यक्ति की शरीर, सबसे पहला कह रहा है शरीर, मन, ख्याति, ये सब आते हैं, शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति, और संपत्ति भी आती है। आप किसी भी प्रकार से अगर नुकसान पहुंचाते हैं किन किन चीजों को, ये थोड़ा याद रखना है, शरीर को, मन को, ख्याति को और संपत्ति को। तो चार प्रकार हैं, चार तीरों की चीजें हैं। तो इनमें से किसी भी चीज को अगर आप क्षति पहुंचाते हैं तो माना जाएगा कि आप उस व्यक्ति को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान मतलब शरीर को भी हो सकता है, मन को भी नुकसान पहुंच सकता है, आपको ऐसी कोई चीज जो आपको चुभी, बुरी लगी। ख्याति मतलब आपकी जो प्रतिष्ठा थी उसको क्षति पहुंची, या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको कोई नुकसान पहुंचा, तो ये काय में आता है, ये सब की सब चीजें जो है क्षति में आती हैं, अगर कोई व्यक्ति उसको नुकसान वगैरह पहुंचाता है तो काय में आती है, क्षति में। तो इसमें ये भी याद रखना, क्षति में क्या क्या शामिल है, शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्षति में शामिल है क्या क्या, या क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से एक नहीं है, इनमें से एक क्षति में शामिल नहीं है, चार ऑप्शन में से एक बदल देंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन बदल देंगे और पूछेंगे कि क्षति में शामिल नहीं है, नेगेटिवली पूछेंगे। तो आपको याद रहेगा तभी आप लगा पाओगे। तो शरीर को पहुंचाता है तो भी क्षति है, मन को पहुंचाता है तो भी क्षति है, ख्याति को पहुंचाता है तो भी क्षति, और संपत्ति को पहुंचाता है तो भी क्षति। इनमें से कोई एक अलग कर देंगे और पूछेंगे कि इन क्षति में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट बना बनाया क्वेश्चन है ये, इसमें एक बदल देंगे और पूछेंगे क्षति में शामिल नहीं है, तो वो जो अलग होगा वो क्षति में शामिल नहीं होगा। ठीक, इसलिए याद रखेंगे। 45 देखिए क्या कहता है, 45 जीवन। यहाँ जीवन का अर्थ क्या है, इसमें लिखा है जीवन, सामान्यतः जीवन शब्द मानव जीवन, तो यहाँ मानव जीवन का अर्थ है, जीवन का अर्थ है मानव जीवन, ये याद रखना, मानव जीवन। यहाँ जीवन का अर्थ मानव जीवन से है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पशु मर गया तो बोले उस पर 302 का मुकदमा कर दो। किसी की गाय मार दी तो आपने सुना कभी, किसी की गाय, घोड़ा, बच्चे कुछ भी मार दिया हो जानवर, तो आपने सुना है कि उस पर 302 का मुकदमा लग जाएगा, नहीं लगता ना। तो 302 का कब लगेगा, जब कोई की मानव की मृत्यु है ना। तो यहाँ यहाँ क्या अर्थ है, जीवन का अर्थ क्या है, यहाँ जीवन का अर्थ सामान्य, जीवन शब्द का अर्थ मानव जीवन का होता है, तो मानव के जीवन से मतलब है यहाँ मनुष्यों के जीवन की बात कर रहा है, जानवरों के जीवन की बात नहीं करती ये धारा। या कह लीजिए कि जो आईपीसी मनुष्यों पर लागू होती, जानवरों पर लागू नहीं होती। जानवर पर लागू होती प्रॉपर्टी के रूप में, जानवर आपकी प्रॉपर्टी होते हैं, है ना। जानवरों को क्या माना जाता है, प्रॉपर्टी माना जाता है ना। तो जानवर के विरुद्ध अगर कोई अपराध करता है, जानवर को कोई मार डालता है, तो वो आपके विरुद्ध अपराध हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी का मान लिया जाएगा कि भाई उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, क्षति पहुंचाई, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई जानवर की हत्या कर दे तो उस पर 302 नहीं लगेगी, ठीक है ना। ये वो क्षति मानी जाएगी, नुकसान माना जाएगा प्रॉपर्टी का, क्योंकि जानवर क्या माने जाते हैं, प्रॉपर्टी। देखिए 46 जो है आपकी मृत्यु, जीवन के बाद क्या है, मृत्यु। मृत्यु भी जो है मानव, यहाँ मानवी की मृत्यु की बात हो रही है। मृत्यु जो है, मृत्यु शब्द मानव मृत्यु, तो यहाँ भी मानव मृत्यु। मृत्यु का अर्थ भी यहाँ मानव की मृत्यु से, किसी जीव जंतु की मृत्यु से नहीं है। यहाँ मृत्यु का अर्थ भी क्या है, मानव की मृत्यु से।
अब देखिए 48 जो कुछ परिभाषा नहीं, जलयान लिखा है सेक्शन 47 क्या है, 47 जीव जंतु है, 47 जो है जीव जंतु, जीव जंतु 47 में आपका जीव जंतु लिखा है। तो जीव जंतु में लिखा है जीव जंतु शब्द, सॉरी, जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का, मतलब जो मानव से भिन्न है वो जीव, वो क्या है, जीव जंतु। मानव से भिन्न, मानव से भिन्न यानी सभी प्रकार के जो मानव को छोड़कर जो भी हैं वो जीव जंतु की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, सेक्शन 48 ये केवल कॉमन है, आपको सेक्शन वाइज सेक्शन याद रखने, कोई खास नहीं है ना, केवल सेक्शन याद रखने इसमें, देख लेते हैं। लेकिन 48 कहता है जलयान, जलयान शब्द किसी भी चीज का गोता है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा भ्रमण के लिए बनाई जाती है। तो जल आपका क्या था, जलयान। जलयान का परिभाषा थी जलयान, जलयान मतलब जो शिप वगैरह होते हैं, जो मानव को, जो मानव है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान, या हमारी जो प्रॉपर्टी होती, संपत्ति होती है, या हमारी चीज वस्तुएं जो होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऐसे साधन जलयान कहलाते हैं। पहले जलयान ही सबसे ज्यादा जो है आगमन का साधन हुआ करता था, आजादी से पहले जल जो है सबसे बड़ा जो है आगमन का साधन था, इसीलिए जलयान की परिभाषा यहाँ है। अब जलयान से इतना नहीं होता, चूंकि वायुयान बन गए हैं तो एक देश से दूसरे देश कनेक्ट हो गए हैं, तो जलयान से कम होता है। हालांकि कार्गो आज भी इसी से होता है, मालवाहन जो है वो ज्यादातर समुद्र से ही होता है, फिर भी शिप से कम होता है, इसी से ज्यादा अभी भी होता है। लेकिन पहले तो यात्री वगैरह सब इसी से जाते थे, है ना, सबसे ज्यादा साधन यही था, इतना ज्यादा प्लेन वगैरह नहीं थे और पहले बने भी नहीं थे और इतनी क्षमता भी नहीं थी उनकी, तो सबसे आगमन का साधन लीजिए जो मानवों को या उनकी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान जल के माध्यम से ले जाती है, वो जलयान की परिभाषा में आती है। अब 49 कहता है वर्ष मास, वर्ष या मास, ये वर्ष मास की बात कर रहा है, ये भी कोई खास नहीं है। ये कह रहा है जहां कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाएगा कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार की जानी। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि जो वर्ष और मास की जो गणना है कैसे की जाएगी, ब्रिटिश कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर, दोनों नामों से पूछा जाता है। कहाँ गया ये, 49 में, ब्रिटिश कैलेंडर, ब्रिटिश कैलेंडर। तो जो ब्रिटिश कैलेंडर के जो है उसके हिसाब से जो है, ब्रिटिश कैलेंडर मतलब जनवरी फरवरी, ये ब्रिटिश कैलेंडर है, ये जनवरी फरवरी। अपना हिंदू कैलेंडर नहीं चलेगा, ना कोई मुस्लिम कैलेंडर चलेगा, जो अपने उसमें फाग जाने क्या क्या रहते हैं वो नहीं चलेंगे। आपके जो जनवरी फरवरी वो होते हैं महीने, उस हिसाब से चलेगा। 2021, 2022, 2000, ये क्या है, ये ब्रिटिश कैलेंडर है जो पूरी दुनिया में चलता है, तो उसी के अनुसार से वर्ष मास को जो है लगाया जाएगा, है ना। ये इंटरनेशनल जो फॉर्म है जो पूरी दुनिया में चलती है, उसी हिसाब से जो है वर्ष कैलेंडर का अर्थ लगाया जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि माघ आ गया, फागुन आ गया, जो अपन कहते हैं हिंदी वाले, वो नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये। अब है धारा। कई लोग से पूछा जाता है कि भाई धारा क्या होती है, और भाई धारा क्या होती है और अनुच्छेद क्या होते हैं, तो कई लोग तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अनुच्छेद क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, धारा क्या होती है। खासकर कई बार पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में लोगों से, है ना। कई लोग पूरा लॉ पढ़ने के बाद भी ये नहीं बता पाते कि धारा अनुच्छेद में अंतर क्या होता है। देखिए धारा तो यहाँ लिखा ही है, फिर अनुच्छेद देख लेते हैं। देखिए धारा क्या कह रहा है, धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का घोतक है जो सिरे पर लगे संख्याकों द्वारा सुभिन्न की गए। सिरे पर, ये धारा का मतलब है जो भी अध्याय अपन पढ़ रहे हैं, ये अध्याय पढ़ रहे हैं, मान लो उसके सिरे पर मतलब ये लोग लगे हैं, ये धाराएं हैं। मुझे इतनी ही सिंपल सी परिभाषा कह रहा है कि जो सिरे पे लगाए गए हैं संख्यांक, जो अपन ने दिया ना 39, 40, 41, ये क्या है, ये धारा है। सिरे पे लगे संख्यांक, कोई भी अपन जो अधिनियम पढ़ते हैं उसके सिरे पे लगे जो संख्यांक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, धारा कहलाते हैं। अनुच्छेद क्या होते हैं, अनुच्छेद जो संविधान जो लिखा हुआ हमारा भारतीय संविधान, संविधान जो है उसके सिरे पर जो संख्यांक लगे होते हैं, सिरे पर जो संख्यांक लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो अनुच्छेद कहलाते हैं, उन्हें धारा नहीं कहते। आप देखा होगा संविधान जब पढ़ते हैं तो अपन ये नहीं कहते कि धारा 1 में, संविधान में अपन अनुच्छेद कहते हैं। तो संविधान के जो सिरे इस तरीके से यहाँ दिए हैं इसमें, उसी तरीके से संविधान में दिए रहते हैं जो सिरे, उनको क्या कहते हैं, उनको अनुच्छेद कहते हैं।
अब अंतर क्या होता है, जो अनुच्छेद जहां धाराएं होती है वो अनुच्छेद के अनुरूप होना चाहिए, धाराएं जो हैं अनुच्छेद के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब जो या कह लीजिए कि संविधान जो भी हम एक्ट बनाते हैं वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए, कहते हैं ना अपन। तो संविधान से के अलग हटकर नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्ट बनाया जाता है तो वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। हमारी आईपीसी संविधान के अनुरूप है इसीलिए लागू, अगर संविधान के अनुरूप नहीं होती तो फिर वो लागू नहीं होती। तो ऐसे ही है। तो एक तरीके से ये कह लीजिए कि जो भी अनुच्छेद हैं, जो भी धाराएं हैं, वो अनुच्छेदों के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, जो अनुच्छेद है, तो ये सिरे पे जो लगे संख्यांक होते हैं किसी अधिनियम में, वो उसकी धारा कहलाते हैं। ऐसे ही संविधान में जो सिरे पे लगे संख्यांक होते हैं वो उसके अनुच्छेद कहलाते हैं, और अनुच्छेदों के अनुसार ही जो है धाराओं को होना चाहिए, अकॉर्डिंग। अब देखिए 51 है शपथ, ओथ। 51 में क्या है, शपथ की जो है आपकी परिभाषा दी गई है, शपथ या ओथ कहते हैं जिसे। ये कहता है शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यत्र सबूत के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आता है। ये कह रहा है भाई शपथ क्या है, मतलब प्रतिज्ञान, मतलब आप जब घोषणा करते हो, घोषणा वो भी किसके लिए, किसी लोक सेवक के समक्ष कर रहे हो, किसी न्यायालय के समक्ष कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको घोषणा कहते हैं, उसको शपथ कहते हैं। जब आप न्यायालय के समक्ष, किसी न्यायालय या लोक सेवक के, लोक सेवक मतलब जो उसमें जानकारी देते हो आप, चाहे लोक सेवक के समक्ष देनी हो, आपको कोई बात कहनी हो, कोई कथन कहनी हो, सत्यनिष्ठ मतलब सच्ची बात कहते हैं ना जो आप, तो वो क्या कहलाती है, वो शपथ कहलाती है, वो ओथ कहलाती है। ज्यादा कोई इसमें खास नहीं है। अब देखिए 52 और देख लीजिए। 52 है आपका सद्भाव पूर्वक। ये शब्द कई बार आएगा, सद्भाव पूर्वक, गुड फेथ में। सद्भाव पूर्वक मतलब गुड फेथ में। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई तब कही जाती है जबकि वह सम्यक सतर्कता और ध्यान पूर्वक की जाती है। ये कह रहा है बस इतना, सम्यक सतर्कता, सम्यक सतर्कता और ध्यान। ये कह रहा है कि जब कोई कार्य आप सतर्कता के साथ करते हो, ध्यान पूर्वक कार्य करते हो, तो क्या माना जाता है कि वो कार्य आप सद्भावना पूर्वक करते हो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर कोई कार्य आप कर रहे हो, आपकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं थी, कोई आप जो उसमें ध्यान जितना होना चाहिए था आपका ध्यान था उस कार्य को करते समय, मतलब आपका पूरा फोकस था उस काम पे, और आपने जो है उचित सावधानी जो बरतनी चाहिए वो सारी सावधानियां बरती हुई थी, और भले ही उसमें फिर कोई अगर दुर्घटना हो जाती तो भी यही माना जाएगा कि जो आपने काम किया है वो सद्भावना पूर्वक किया है ना। जैसे कि कई उदाहरण आप असद्भावना पूर्वक के आएंगे आगे, वो अपन तभी देखेंगे। तो सम बात है कि दुर्घटना हो जाती तो भी ये माना जाएगा कि जो कार्य आपने किया है वो गुड फेथ में किया है। अब वो बात अलग है कि उस गुड फेथ में होने के बाद भी अगर किसी को नुकसान हो जाता है तो भी एक अलग बात है, तो भी आपको इस धारा का लाभ मिलेगा, है ना। तो ये याद रखना है कि सम्यक सतर्कता के साथ और ध्यान पूर्वक जब कोई कृत्य किया जाता है तो ये माना जाता है कि आपने उस कार्य को क्या किया है, गुड फेथ में किया है। ठीक है, तो ये दो शब्द इसमें, सम्यक सतर्कता और ध्यान, ये ध्यान रखना है। 52 है संश्रय। 52 है संश्रय। संश्रय मतलब आश्रय देना, किसी को छुपाना, उसके भोजन पानी की व्यवस्था करना, उसको ठहराना रुकाना, वो है। ठीक है, ये क्या है, ये कहता संश्रय शब्द, इसमें लिखा धारा 157 में के सिवाय, कह रहा है इसको छोड़ के, 157 को छोड़ के। धारा 157 क्या है, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। धारा 157 जो है विधि विरुद्ध जमाओं के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्ति, है ना, उन पर है, उनको संश्रय देने पे छूट, उनको उनको छोड़ के। ठीक है, तो ये कह रहा है धारा 157 के अधीन विधि विरुद्ध जमाओं के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को दिए गए संश्रय के संबंध में, तो उनको छोड़कर, भाड़े पे जो विधि विरुद्ध जमाव होता है उसमें भाड़े पे जो किराए के लोग लाते हैं उनको इकट्ठा करके रखते, उनको छोड़ के उस पे लागू नहीं होती। तो लिखा धारा 157 और धारा 130। अब 130 क्या है, पहले 130 भी देख लें। तो 130 कहता है धारा 130 के अधीन दंडनीय अभिरक्षा से निकल भागा, कोई कोई राज कैदी है या युद्ध कैदी है। 130 में कौन है, जो अभिरक्षा से भाग चुका है, राज कैदी हो सकता है, युद्ध कैदी हो सकता है, उसकी पति या पत्नी द्वारा उसको छिपा लिया जाता है, तो उनको छोड़कर। तो किन किन को छोड़कर, 157 और आपका 130, ये पति पत्नी द्वारा, मतलब भगोड़ा है, कोई जेल से भाग गया, फरार हो गया, उसके पति या पत्नी ने उसको छुपा लिया, तो उन पे लागू नहीं होती। और जो आपके भाड़े पे जो लाते हैं लोगों को,
वो संश्रय देते उन पे लागू, उनको छोड़ के बाकी सब पे संश्रय। तो इसमें लिखा है 157 के सिवाय और धारा 130 में जहां वहां के सिवाय जहां की संश्रय संश्रय संश्रित व्यक्ति की पति या पत्नी द्वारा किया गया हो, संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को संश्रय को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या प्रवहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं, जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि जब कोई संश्रय में क्या आता है, आप उसको भोजन, पानी, कपड़ा, वस्त्र, पैसे और किसी अपराध से बचाने के लिए जो आप उसको संरक्षण देते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है संश्रय की परिभाषा में आती। किसी को भोजन देना, कौन को? जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है उनको, उनको बचाने के लिए आप उनको भोजन पानी की व्यवस्था करना, उनको रखाना, उनको कपड़े देना, उनको पैसे देना, उनको किसी अपराध से बचाने के लिए घर में छुपा लेना, वो सब संश्रय की परिभाषा में आता है। केवल ये दो छोड़कर पति पत्नी पे लागू नहीं होता है ना। पति पत्नी पे, पति पत्नी अगर देता है तो दोनों पे लागू नहीं होती ये धारा, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि ये जो धारा संश्रय की है पति पत्नी पर लागू नहीं होती। अगर पत्नी जानती है कि कोई भगोड़ा उसका पति है, जेल से भागे आया और वो छुपा लेती है, तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर पति है तो उसे भी नहीं, दोनों के मामले में जो है ये धारा लागू नहीं होती, ठीक है। और धारा 157 पे भी लागू नहीं होती। जो भाड़े पर लाए गए हैं उन लोगों को संश्रय दिया जाता है तो उन पे भी लागू नहीं होती। वही अब बात आती कि भाई जो धारा ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो दो धारा जो है कब जोड़ी गई थी आईपीसी में, ये भी याद रखना है। वैसे कहीं पे बताते नहीं कोई लोग, ये आपको याद रखना कि भाई जो आईपीसी में ये धारा 52A जो है कब जोड़ी गई थी? 1942 में। कब जोड़ी गई थी? सॉरी 1942 में जोड़ी गई थी, 1942 1942 में जो है इस अधिनियम, इस धारा को जोड़ा गया, यानी आजादी से पहले जुड़ गई थी ये धारा। तो भाई आजादी से पहले जुड़ गई थी तो क्यों जोड़ी गई थी? इस धारा को जोड़ने का कुछ उद्देश्य रहा होगा, क्यों जोड़ी गई थी इस धारा को जोड़ने का? क्योंकि ये धारा वैसे तो कोई खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका स्वतंत्रता आंदोलन से थोड़ा इसका वो है जुड़ाव। तो क्यों जोड़ी गई थी इस धारा को? इस धारा को इसीलिए जोड़ा गया था कि जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह चल रहे थे, भारत छोड़ो जो आंदोलन वगैरह चल रहा था, उसमें व्यक्तियों को संश्रय ना दे पाए, कोई रोक ना दे। पहले लोग जो भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था उसमें लोगों जो क्रांतिकारी वगैरह आते थे उनको लोग घर में रुकाते थे, खाना पानी वगैरह देते थे, तो उसकी रोकथाम के लिए ये जोड़ी गई थी धारा, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता संग्राम, तो इतना याद रखें। तो 1942 में जोड़ी गई थी ये धारा और स्वतंत्रता संग्राम को जो है विफल करने के लिए मान लो आप कि ये धारा जो है जोड़ी गई थी, ताकि लोग बाग जो है, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी आते थे उनको जो है सरकार जो है, वो लोग बाग जो है आश्रय ना दे पाए। तो ब्रिटिश इंडिया में ही जोड़ दी गई थी ये जो परिभाषा है, ब्रिटिश इंडिया में जोड़ दी गई थी 1942 में। तो ये एक जीके का क्वेश्चन हो गया आपका, जीके मान लो, लॉ मान लो, कुछ भी मान लो, ये आपको याद रखना है। ये कभी पूछा जा सकता है, पूछते नहीं लेकिन पूछ सकते हैं, एडीपीओ में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो याद रखेंगे ये आप, है ना। तो 1942 में जोड़ी गई थी और जो हो स्वतंत्रता संग्राम को एक तरीके से दबाने के लिए जो है इसको जोड़ा गया था। अब जो है आपका अध्याय 3 है, जो अपन कल देखेंगे, दंड है इसमें कुछ। अध्याय 3 थोड़ा सा और देखना है, उसके बाद ये अध्याय 3 है। हाँ बस ये अध्याय 3 के बाद फिर आपका थोड़ा है ढंग से थोड़ा आईपीसी शुरू होगा। तो अध्याय 3 और देखना है, इसमें सामान्य जो आपका अध्याय 3 जो है दंडों के विषय में है, जो कि दंड वगैरह किस तरीके के होंगे, कैसे दिए जाएंगे, उनके संबंध में। तो ये अपन कल देखेंगे अध्याय 3 को। चलिए आज इतना ही रहने दें।